सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्हीं से है हर सुबह तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। 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 सवेरे का नमस्कार। आज का सुविचार है, देयर इज नो कॉस्मेटिक फॉर ब्यूटी लाइक हैप्पीनेस। मीन्स आनंद के समान कोई सौंदर्य प्रसाधन नहीं है। इसीलिए कहते हैं, सच्चा सुख धन दौलत या सुंदर घर पाकर नहीं मिलता, बल्कि असली सुख तो अच्छे विचारों और अच्छे कार्यों को करने से मिलता है। हमें असली प्रसन्नता आंतरिक सुखों से मिलती है, ना कि बाहरी भौतिक सुखों से। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। आज का शब्द है कॉम्पनसेशन। इसका हिंदी अर्थ होता है हर जाना या मुआवजा। आइए इसे कुछ वाक्यों से समझने का प्रयास करते हैं। पहला वाक्य है, She got some compensation for damages. उसे नुकसान के लिए कुछ मुआवजा मिला। एक और वाक्य देखिए, The injured party got some compensation. घायल पक्ष को कुछ मुआवजा मिला। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। आज की पजल और आज की पहेली बहुत ही अच्छी है बच्चों, क्योंकि बच्चों को बताना है वह कौन सी ऐसी चीज है जिसे सारे बच्चे खाते हैं लेकिन अच्छी किसी को नहीं लगती। फिर से सुनो और सही जवाब ढूंढने की कोशिश करना। ऐसी कौन सी चीज है जिसे सारे बच्चे खाते हैं लेकिन अच्छी किसी को भी नहीं लगती है? सोचो, ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जिसे आप खाते भी हो लेकिन अच्छी भी नहीं लगती? खूब सोचना पड़ेगा आपको
और सोचो और सही जवाब दो। हाँ बच्चों, वह चीज है डांट फटकार, जो आप रोज खाते हो लेकिन अच्छी नहीं लगती। थैंक यू। सुप्रभात। आइए डालते हैं एक नजर आज के इतिहास पर। चर्च के वर्चस्व को ढहाने और यूरोप को विज्ञान और भू संस्कृति की ओर मोड़ने वाले नेपोलियन ने 5 मई 1821 के दिन दुनिया को अलविदा कहा था। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का जन्म 5 मई 1916 को हुआ था। ये भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। भारतीय राजनीति में आज भी उन्हें एक निरपेक्ष और दृढ़ व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। सभी का नमस्कार। आज की विशेष का विषय है ज्ञानी जैल सिंह जी, जो कि देश के 7वें राष्ट्रपति थे। इनका जन्म ब्रिटिश भारत के फरीदकोट राज्य के ग्राम संघावन में 5 मई 1916 को हुआ था। इनके पिता का नाम किशन सिंह एवं माता का नाम इंदिरा कौर था। जैल सिंह जी 1972 में पंजाब के कांग्रेस मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिनमें 640 किलोमीटर का गुरु गोविंद सिंह मार्ग एवं स्वतंत्रता सेनानियों के लिए पेंशन योजना प्रमुख है। सिख धर्म के विद्वान, पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके ज्ञानी जी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, सत्यनिष्ठा की राजनीतिक कठिन रास्तों को पार करते हुए सन 1982 में भारत के गौरवमयी राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए। धन्यवाद। नमस्कार। आइए चलते हैं आज की प्रश्नोत्तरी पर। आज का पहला प्रश्न है, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका उत्तर है बच्चों राजस्थान। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई गुजरात से दिल्ली तक 692 किलोमीटर है। अरावली पर्वत श्रृंखला का लगभग 80% विस्तार राजस्थान में ही है। आज का दूसरा क्वेश्चन बच्चों, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका उत्तर है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। सतपुड़ा बच्चों भारत के मध्य भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं ताप्ती की दरार घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी एवं मैकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित है। सतपुड़ा रेंज के मैकाल पर्वत में स्थित अमरकंटक पठार से नर्मदा तथा सोन नदियों का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका उत्तर हुआ बच्चों नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। नीलगिरी भारत के पश्चिम घाट की एक पर्वतमाला है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का कुछ हिस्सा तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भी जाता है। यहाँ तक कि सबसे ऊंची चोटी ढोंडा बेट्टा है, जिसकी कुल ऊंचाई 2637 मीटर है। यह जिला मुख्यतः पर्वत श्रृंखला के मध्य ही स्थित है। तो आज का अंतिम क्वेश्चन बच्चों, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों के तट पर स्थित हैं? तो इसका उत्तर होगा बच्चों महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश इन 2 राज्यों के तटों पर स्थित है। धन्यवाद। नमस्कार, चलते हैं आज के बाल गीत की तरफ। तो आज का बाल गीत शुरू करते हैं। सदा झूमता जाता हाथी, सदा झूमता जाता हाथी, पर्वत जैसी काया इसकी, पर्वत जैसी काया इसकी, भारी भोजन खाता हाथी, भारी भोजन खाता हाथी, सूंड से भोजन सूंड से पानी, सूंड से भोजन सूंड से पानी, भर भर सूंड नहाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी, छोटी आंखें कान सूप से, छोटी आंखें कान सूप से, दांत बड़े दिखलाता हाथी, दांत बड़े दिखलाता हाथी, राजा रानी शान
समझते, राजा रानी शान समझते, बैठा पीठ घुमाता हाथी, बैठा पीठ घुमाता हाथी, अपने पर जो आ जाए तो, अपने पर जो आ जाए तो, सबको नाच नचाता हाथी, सबको नाच नचाता हाथी, सदा झूमता जाता हाथी, सदा झूमता जाता हाथी। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार कहानी, इंसान की कीमत। एक बार लोहे की दुकान में अपने पिता के साथ काम कर रहे एक बालक ने अचानक ही अपने पिता से पूछा, पिताजी, इस दुनिया में मनुष्य की क्या कीमत होती है? पिताजी बोले, बेटे, एक मनुष्य की कीमत आंकना बहुत मुश्किल है, वो तो अनमोल है। बालक ने फिर सवाल किया, तो फिर इस दुनिया में कोई गरीब तो कोई अमीर क्यों है? किसी का कम सम्मान तो किसी का ज़्यादा क्यों होता है? सवाल सुनकर पिताजी ने बालक से स्टोर रूम में पड़ा एक लोहे का रॉड लाने को कहा। रॉड लाते ही पिताजी ने पूछा, इसकी क्या कीमत होगी? बालक बोला, 200 रुपये। पिताजी ने कहा, अगर मैं इसके बहुत से छोटी छोटी कीलें बना दूं तो इसकी क्या कीमत हो जाएगी? बालक कुछ देर सोचकर बोला, तब तो ये और महंगा बिकेगा, लगभग 1000 रुपये का। पिताजी बोले, और अगर मैं इस लोहे से घड़ी के बहुत सारे स्प्रिंग बना दूं तब क्या कीमत होगी? बालक कुछ देर तक गणना करता रहा और फिर एकदम से उत्साहित होकर बोला, तब तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर पिताजी उसे समझाते हुए बोले, ठीक इसी तरह मनुष्य की कीमत इसमें नहीं है कि अभी वो क्या है, बल्कि इसमें है कि वो अपने आप को क्या बना सकता है। बालक अपने पिता की बात समझ चुका था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य जीवन अनमोल है। विपरीत परिस्थितियों में भी हमें अपने आप को बेकार नहीं समझना चाहिए, बल्कि हम तो विशेष और महत्वपूर्ण हैं। इसलिए हमेशा अपने आप में सुधार करते रहना चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है अपने बजट पर नियंत्रण कैसे रखें। हम बहुत सारी ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, फिर अचानक से हमें महसूस होता है कि हमारे खाते में बैलेंस असामान्य रूप से कम हो गया है, जिसके बारे में हमें ठीक से पता नहीं होता। काकीबो खर्च का हिसाब रखने की एक जापानी विधि है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मैनुअल रूप से बजट बनाने की कला। इस विधि से हमारे दैनिक खर्चों का प्रबंधन बहुत आसान हो जाता है। इसमें 4 प्रमुख सवाल होते हैं जो हम खुद से पूछते हैं। हमें कितना पैसा मिलता है, हम कितना खर्च कर रहे हैं, हमें कितनी बचत करनी है, हम अपने बजट को कैसे बेहतर बना सकते हैं। इन 4 सवालों के आधार पर हम अपने दैनिक खर्चों को एक पेन और पेपर के माध्यम से लिखकर सुनियोजित करते हैं। इससे हम हिसाब रख पाते हैं कि हम कितना पैसा बैंक से निकालते हैं और हमारा कितना पैसा कहाँ जा रहा है। यह दैनिक आधार पर हमें अपने बजट के लिए अधिक जागरूक, ईमानदार और सजग बनाकर हमें अपनी खर्च करने की आदतों के बारे में बताता है। अपने खर्चे को लिखने से हस्तलेखन में शामिल अनुक्रमिक हाथ की गति हमारे मस्तिष्क के कुछ हिस्सों को एकीकृत और सक्रिय करती है, जिसमें स्मृति और भाषा और संज्ञानात्मक शक्ति शामिल होती है। अपने लक्ष्यों को हाथ से लिखने से अपने बजट के प्रति हमारी जवाबदेही भी बढ़ती है। यदि हम अपने पैसे और वित्तीय जीवन पर नियंत्रण रख पाते हैं तो हमें मानसिक रूप से भी बहुत शांति मिलती है। इस आसान तरीके से हम अपने खर्च करने की आदतों के प्रति अतिरिक्त सतर्क रहकर खुद को बेहतर बजट के साथ पुरस्कृत करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।